जय भीम। थक गए सारे लगे। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मानव श्री काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अन्य पार्टियों के हिसाब से हम लोग काम नहीं करते। हम लोग अपने कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अन्य पार्टियों में क्या होता है, मंच इस तरह सजाया जाता है वहाँ पे भी, और वहाँ पर जो बड़े लीडरान आते हैं वही सिर्फ भाषण दे के चले जाते हैं। वहाँ पर जिला विधानसभा का आदमी भाषण नहीं देता, वहाँ सिर्फ वो दरी बिछाने के लिए होते हमारे लोग। पर हमने अपने लोगों को भी तैयार करना है, तो हमने विधानसभा अध्यक्ष को भी सुनने का काम किया, उनको भी माइक से अपने लोगों को संबोधित करने का काम किया। तो ये प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी में ही है, जो कैडर के द्वारा हम लोगों को तैयार करते हैं। तो हमें समझनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी का उदय क्यों हुआ, और बहुजन समाज पार्टी से हमको मिलेगा क्या। यहाँ तमाम साथी बैठे हैं, तमाम ऐसे नौजवान साथी बैठे हैं जिनको समझना है, तमाम ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जिनको अभी और कुछ बहुत कुछ देना है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस ज़िले में जैसी उम्मीद रख रहे हैं आदरणीय राजेश तंवर जी, कि हम यहाँ बेहतर ज़िला एक मॉडल के तौर पर तैयार करेंगे दिल्ली में, और ये हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि आज संडे है, तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग चले जाओ घरों में, वो मटन डे मना रहे होंगे, चिकन डे मना रहे होंगे, है ना, और हम लोग यहाँ पर मिशन डे मना रहे हैं। तो एक बार तालियां इसके लिए भी होनी चाहिए। साथियों, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर हाई होगा तो हम कोई भी जंग जीत लेंगे, चाहे भले हम कम लोग हों। और इसका उदाहरण आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा कि 1800 सदी में भीमा कोरेगांव का एक युद्ध हुआ था। मात्र 500 महारों ने इस पेशवाई हजारों लोगों को कत्लेआम करके फतेह हासिल की थी। तो हमें उस इतिहास को भी अपने जानना चाहिए, जानना नहीं चाहिए, नहीं जानना चाहिए। और ये बात मानवर काशीराम साहब कहते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो उस इतिहास समाज का भी हुक्मरान नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? हमें अपने इतिहास को पता होना चाहिए। हमने अभी जिन महापुरुषों का नाम लिया, उनका क्या योगदान हमारे जीवन में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, इसका विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस आंदोलन को हमको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान जो अभी हमारे साथ होते हैं वो कहते हैं यार तुम वही बातें लेके बैठ जाते हो, तुम भी नौजवान हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमको इसको ही गहराई से समझना है। पहले तो बाबा साहब के, छत्रपति साहू जी महाराज के और फूले साहब के 108 साल के संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा, तब आप बहुजन समाज पार्टी की मूल भावना को समझ पाएंगे। हार जीत से हमें परवाह नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे, और हमने ये करके भी दिखाया है। जिन राज्यों में बहुजन समाज के लोगों ने अपनी मानसिक गुलामी को त्याग दिया और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हुए लोकतंत्र में सबसे बड़े हथियार वोट का सही प्रयोग करके अपने आप को हुक्मरान भी बनाया नहीं बनाया। तो हमें भी इस बात को सोचना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर लोग नहीं हैं। साथियों, हमें कुछ पंक्तियां भी दोहरानी चाहिए इस मौके पर। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, क्या कहा? चिड़िया से मैं ब्याज तड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, और तब हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही कहलाऊँ। यही तो है, हम भी तो वही है। उन्होंने अपने काल में अपने लोगों के लिए कहा, आज वो बात हम अपने लिए दोहरा सकते हैं। साथियों, एक बात और है कि हमें पंख से उड़ान नहीं होती। सोच रहा हो कोई आदमी कि हमारे पास तो धन है, गाड़ी है, घोड़ा है, अधिकारी बन गए तो इससे हमारा बचाव हो जाएगा। इससे पंख से हमें उड़ान नहीं होगी, या घर में बैठ के जय भीम के नारे से हम लोग इस मूवमेंट को नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमें हौसलों की ज़रूरत है। अगर हमको ऊंची उड़ान उड़नी है, अगर हमको इस दिल्ली में फतेह करना है, या दिल्ली में अपने आप को एहसास दिलाना कि हम भी जिंदा लोग हैं, तो हमें अपने पंखों के हौसला भरना पड़ेगा। और हौसला हम लोग भर सकते हैं। हमारे पास तमाम मशीनरी है, हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा है, हमारे पास सोच है, लोग हैं। अगर हम लोग सही ईमानदारी से एकजुटता के साथ एक लक्ष्य की तरफ भेजने का काम करें तो हम इसको जीत सकते हैं। और ये तो बात फैक्ट है, जितना संघर्ष बड़ा होगा जीत भी उतनी बड़ी होगी। अगर हमारा संघर्ष छोटा होगा, हमारी सोच छोटी होगी, हमारी हार भी उतनी बड़ी होगी। तो हमें अपने संघर्ष को बढ़ाना है, क्योंकि महापुरुषों के आंदोलन में हमने ऐसी बात सीखी मानवर
कि जो गलतियां महापुरुषों के आंदोलन के दौरान तमाम लोगों ने की और खासकर समाज के लोगों ने की। अभी किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में जो महापुरुष पैदा हुए पर वो विचारधारा वहाँ फली फूली लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। हो पाई क्या? महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले साहब पैदा हुए, साहू जी महाराज पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, तुकाराम जी पैदा हुए, और वहाँ के लोग सबसे बड़े अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, सबसे बड़े बुद्धिज्म वाले लोग होते हैं महाराष्ट्र के। चले जाओ नागपुर में 14 अक्टूबर को तो लाखों लोग होंगे, 6 दिसंबर को भी लाखों लोग होंगे, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को सही समझ नहीं पाए। और वो लोग कहते भी हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है, चांगली मतलब महाराष्ट्रीयन वर्ड है कि अच्छी है, कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है परंतु कामयाब नहीं हो सकत, हम इससे MP MLA नहीं बन सकते। तो मानवर काशीराम साहब जब वहाँ संघर्ष कर रहे थे, कह रहे थे, तो उन्होंने कहा नागपुर में हमें MP MLA बनना जरूरी है क्या? क्या हम इस मूवमेंट को और आगे नहीं ले जा सकते? इस बात को हमको सोचना चाहिए। तो मानवर श्री काशीराम साहब ने इस आंदोलन का अध्ययन करने के बाद को यहाँ तक लेके आए और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा, और क्या कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी, RPI का जो निशान था वो हाथी था। सभी लोगों को पता होगा, जो पुराने लोग हैं, जो राजनीति समझ रखते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी RPI निशान था वो महाराष्ट्र के जंगलों में कहीं खो गया। तभी तो पार्टी खत्म हुई RPI। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर जब RPI बनाना सोच रहे थे और उनके चले जाने के बाद उनके बेटे ने बनाई RPI, और उसके बाद RPI बनने के बाद देखा किस तरह RPI ने गांधी की गोद में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट खत्म करने का काम किया, तब मानव श्री काशीराम साहब हाथी को ढूंढने जंगल में निकल गए। और कहाँ के जंगलों में निकले? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और मानव साहब ने कहा भी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में हमें हाथी बड़ा आसानी से मिल गया क्योंकि यहाँ पर जंगल कम है। मिला ना? तो हमें इन सभी बातों को बड़ा गौर से अध्ययन करके सोचना चाहिए और चर्चा पर चर्चा भी करनी चाहिए घर पे जाके, कि आज हम लोग यहाँ 5-6 घंटे हम लोगों ने अपने प्रयोग किए, तो घर वाले भी पूछे, बेटा भी पूछे, बहन भी पूछे, माँ भी पूछे, भाई भी पूछे, भाई क्या करके आए हो? तो बोलना भाई बहुजन समाज पार्टी मीटिंग करके आए हैं। हम बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश जो हमको मिलते हैं उनको सुन के आए हैं। तो एक कहीं ना कहीं विचार हमारे परिवार और संस्कार में भी पैदा होंगे, पर कहीं ना कहीं हम लोग ये बात कम करते हैं, ये बात भी फैक्ट है। तो आप सभी से मैं ये गुजारिश भी करता हूँ कि उस बात को हम लोग देखें। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को पीछे 17 दिसंबर को बुलाया था, फिर 17 जुलाई को बुलाया था। और बहन जी की चाहत क्या है? बहन जी पूरे देश में क्या चाहती हैं? हम जैसे पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करते हैं कि हम अपने संगठन को बेहतर बनाएं। संगठन ही महत्वपूर्ण है, और बिना सेना क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? आप लोग बताएं, क्योंकि हम लोग तो आप सभी के सहयोग के बिना अधूरे हैं। क्या हम बिना सेना के कोई लड़ाई लड़ सकते हैं? और सेना कौन सी है? उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि जिला कमेटी बनाई बहन जी ने कि जाओ भाई हमारा आदेश नीचे तक पहुंचाओ। हमने अपने जिला कमेटी के बाद हमने जिला कमेटी बनाई, प्रदेश कमेटी बहन जी ने बनाई, हमने जिला कमेटी बनाई। जिला कमेटी से अनुरोध करके उन्होंने विधानसभा कमेटी जो चाहत रखते हैं, क्या चाहत रखते हैं? बदलाव की चाहत रखते हैं। अब बदलाव कैसे आएगा? तो हमने ये देखा है कि मानव श्री काशीराम साहब ने कुछ फार्मूले दिए थे हमको। जो फार्मूले ज्योतिबा फुले साहब और साहू जी के पास थे, उनके पास क्या थी? नीड थी, जरूरत थी समाज में परिवर्तन लाने की, तो लेके आए ना। डिजायर थी, उनकी इच्छा भी थी कि राजा थे भाई, छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा थे, उनकी जरूरत थी कि समाज में परिवर्तन करना है। उनके पास सामर्थ्य थी, राजा थे तो उनके पास साधन भी था और उनकी इच्छा भी थी। तो N×D, 2 चीज़ों से उन्होंने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया ना। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पास कुछ था, उनके पास नीड थी, डिजायर भी थी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। आप सभी को जानकर बड़ा हर्ष होगा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इन 2 महापुरुषों से, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, और इनकी जाति के लोग इनको ज़्यादा नहीं पूछते, चाहे कुर्मी के साहू जी महाराज हो, चाहे फूले साहू और सैनी समाज, माली समाज के फूले साहब हों, इनके लोग इनको ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन हम लोग दिन रात पूछते हैं। और इनसे क्या मिला? N×D। अभी कई लोग कह रहे थे साधन नहीं, साधन तो बहुत है पर हमारी D खत्म हो गई। मानते हो? D मतलब डिजायर, इच्छा। जरूरत तो है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब को मानने वाली सरकार बने, ये जरूरत तो है,
लेकिन इच्छा नहीं है। और लोग कहते साधन नहीं। मैं तो धन्य करता हूँ मानव श्री काशीराम साहब को, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बहन जी को, कि जब उनके पैर में चप्पल नहीं थी, जब उनके पास कमाने धमाने वाले लोग नहीं कम हुआ करते थे, सरकारी लोग भी बहुत कम हुआ करते थे, उस समय उन्होंने इस मूवमेंट को पूरे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पहुँचाया ना पहुँचाया। आज तो हम देखते हैं हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा है, इनके पास भी गाड़ी घोड़ा है, पक्के 2-2 तल्ले के मकान हैं। दिल्ली के जहाँ एक 50 गज का 100 गज का अच्छी कॉलोनी में 2-2 करोड़ के मकान होते हैं वो। तो अब तो साधन वाधन सब कुछ है, नियत नहीं है। हम सभी लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग क्या चाहत रखते हैं कि नियत पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग, हम लोग बार बार इस तरह कैडर कैंप करके एक दूसरे को समझाने का काम कर रहे हैं, हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे में विश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा बार बार ये अनुरोध भी है कि हम लोग उस बात को समझें कि N × D × S = C। नीड आवश्यकता, D डिजायर इच्छा, S स्ट्रेंथ शक्ति बाबा साहब ने पैदा कर दी। आरक्षण के द्वारा राजनीतिक आरक्षण दे दिया, संवैधानिक आरक्षण दे दिया, शैक्षणिक आरक्षण दे दिया, प्रशासनिक आरक्षण दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, और वोट का अधिकार भी दे दिया। तो अब हमारे पास तीनों ताकतें हैं। अगर हम इन 3 ताकतों का सही से प्रयोग कर लें तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम अब बोलते रहे, आप संवाद ना करें तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम अब भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। भाषण तो मंचों से होता है, वहाँ प्रॉपर होता है, हजारों लाखों लोग पीछे तक बैठे होते हैं, एक बंदा 10-15 फुट ऊपर खड़ा होता है और माइक से वो अपने हिसाब से कुछ भी बोलता है। हम सब आप लोगों से अपनी ताकत और अपने विश्वास को पैदा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमें मानव श्री काशीराम साहब को बार बार सोचना चाहिए। और वो कहते भी थे कि गैर राजनीतिक जड़ें जिन समाज की मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कभी नहीं मजबूत होती है। होती है क्या? इसीलिए हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये तो कैडर का काम है, ये गैर राजनीतिक मूवमेंट है। यहाँ कई ऐसे भी होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, वो भी हमें सुनने या समझने आए हैं, वो जानना चाहते हैं बाबा साहब ने क्या किया था, काशीराम साहब ने क्या किया था। और विचारों को बार बार मांझने से विचार मरते हैं कि पैदा होते हैं? तो हमें तो विचार, हम तो पैदा करते ही नहीं, हम तो मांझते कहाँ हैं। तो इसीलिए हमें घर में, गाँव में, गली में, मरे में, जिए में, जन्मदिन में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी जाएँ, क्योंकि हम लोग उसी चाहत वाले लोग हैं, हमें तुरंत ही बाबा साहब की बात करने शुरू कर देना चाहिए। हमें तुरंत ही तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी की बात करना शुरू कर देना चाहिए। अभी मैं धन्यवाद करता हूँ कालीचरण जी का, वो बताने की बहुत अच्छी प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने बताया भी काफ़ी हद तक कि आदरणीय बहन जी ने क्या दिया आपको। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे यहाँ पर, है ना? हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी से। लेकिन जब गाँव जाते हैं, जैसे ही नोएडा में घुसने से पहले हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का तमाम बहुत बड़ा स्टैच्यू लगा है और गेट बना हुआ है, देखा हुआ ना? तो क्या महसूस होता है उससे? गर्व पैदा होता है। तो वो गर्व हमारा कहाँ तक रहता है? दिल्ली से उत्तर प्रदेश में जाते हुए तो महसूस होता है, लेकिन दिल्ली में आते ही हमारा गर्व मर जाता है। हमें गर्व को पैदा करना है। हम ये देखते हैं कि गौतम बुद्धा नगर के नाम से बहन जी ने एक पूरा जिला बना दिया, उसी में 501 एकड़ की विश्वविद्यालय खोलकर भगवान बुद्ध को सम्मान दे दिया। उसी जिले में आदरणीय बहन जी ने आधुनिक सोच को देखते हुए, दुनिया में 7-8 ही रेस कोर्स हैं, उसमें एक आदरणीय बहन जी ने बना के दिया, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। देखा आप लोगों ने? और जो लोग कहते थे कि हम 12-15 घंटे में हम लोग मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर तक पहुंचते थे बस में धक्के खाते खाते, और आज हम लोग धनाते हुए 2-2.5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं, 1 घंटे मैनपुरी और आगे तो 3.5 घंटे मैनपुरी पहुंच जाते हैं, और 5 घंटे 6 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये आधुनिक सोच किसने दी? आपकी बहन जी ने। तो ऐसी मसीहा, ऐसी रहबर को हम लोग बार बार याद करें, उनके कामों को याद करें। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता भटक गई बहुजन मूवमेंट से, वो सर्वजन पे आ गई। भाई बाबा साहब ने कहा संविधान में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, राजा तो सबका होता है। तो उन्होंने एक स्लोगन दे दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन उनके सिद्धांत के अंदर मूल में क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगर आप 23 जिले नहीं देखोगे, एटा से काट कर काशीराम साहब बनाया कासगंज को, इधर आगरा अलीगढ़ के बीच से काट कर हाथरस से वो महामाया नगर बनाया, इधर मेरठ से हापुड़ से काट कर इसे पंचशील नगर बनाया, उधर वैशाली वो ज्योतिबा फूले साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, रविदास, कबीरदास, तमाम जितने महापुरुष आप नाम लोग हैं, उन सभी के नामों से आदरणीय बहन जी ने नए नए जिले बनाने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? लोग कहते हैं सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले लोग, सामाजिक परिवर्तन हुआ कहाँ? इस बात को भी हम लोगों को सोचना चाहिए ना। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे आदरणीय बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मचारी भरे गांव में,
सरकारी लोग, 1,08,000 कर्मचारी, और उसमें सभी जातियों के लोग भरे गए। मेरे गांव में जो अम्बेडकर गांव मेरा है, 28,000 व्यंजन अम्बेडकर गांव अलग से बनाए थे, उन सभी गांवों में मेरे गांव में नाई समाज का स्वीपर है। जो समाज झाड़ू उठाने से कतराता था, आज वो समाज गलियों में झाड़ू लगा रहा है। थोड़े दूर से दूसरे गांव में एक ठाकुर साहब भी हैं, वो भी झाड़ू सफाई कर्मचारी हैं। तो बहन जी ने बाघ और बकरी को एक घाट पानी पिलाने का काम किया। इसे बोलते समानता का अधिकार किया ना। ये कब हुआ? जब सरकार बनी, हमारी विचारधारा की सरकार बनी, इस देश को, संविधान को समझने वाली सरकार बनी। तो हमें आदरणीय बहन जी के तमाम कामों को भी याद करना चाहिए। लोग कहते हैं वोट पे आज ईवीएम में सेटिंग करके लोग चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन ये बात तो हम बंद कमरों में कह सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा मंचों से कहेंगे तो हो सकता है कि आपकी चुनाव आयोग आपकी सदस्यता खत्म कर दे। भाई बहुत बड़ी चीज़ है चुनाव आयोग। आपने देखा होगा अभी उन्होंने कई जो क्षेत्रीय दल थे और राष्ट्रीय दल थे उनकी मान्यताएं खत्म कर दी। और जाटों से मजबूत तो हमारे जाटव नहीं है ना, है? जाटों से मजबूत हमारे जाटव चमार हैं क्या? यही बगल में आपके बागपत जिला है और इस पूरे बेल्ट पे कौन लोग रहते हैं? जाट बिरादरी के लोग रहते हैं। इनकी एक पार्टी होती थी आरएलडी, जिनके संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह और उनके बेटे अजीत सिंह, और उसके बाद अभी जयंत चौधरी। क्या स्थिति कर दी? उसे क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता भी खत्म कर दी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तमाम मुश्किल हालातों में, हम ये देख पा रहे हैं, हम ये महसूस भी करते हैं कि हमारे लोग बहुत कम काम समय दे पाते हैं, बहुत कम समझ पाते हैं, बहुत कम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, मतलब समझा पाते हैं। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ये चुनाव आयोग कहता है। वो भी आपका सगा नहीं है, उसमें भी तो वही लोग बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको वोट संख्या को तो छुपा नहीं सकते। पूरे देश में हम देखते हैं कि चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चल रहा है। हार जीत तो होती रहेगी। आज हम लोग कमज़ोर से दिख रहे हैं, कल हम मजबूत भी दिखेंगे। और ये आंदोलन है, और आंदोलन में क्या होता है? वेव्स होती है। समुद्र देखा किसी ने पास से आगे? नदी नाले देखे होंगे, देखे ना? उसमें कहीं ऊपर नीचे पानी जाता है। तो कभी पानी नीचे चला जाता है जहाँ खालीपन होता है, और कभी पानी ऊपर आता है जब उठाव आ जाता है। तो ये आंदोलन भी इसी वेव की तरह है, लहर की तरह है। आज हमको नीचे आते हुए दिख रहा है, लेकिन ये आंदोलन नीचे बहुत तेज़ी से गड्ढे में जाकर पूरे उफान के साथ ऊपर आएगा। तो हो सकता है हम लोगों को राजनीतिक सुख ना मिल पाए, हो सकता है हम लोग सत्ता का वो सुख ना भोग पाएँ, लेकिन याद रखिए हमारी जो औलादें पैदा हो रही हैं उनमें राजनीतिक सोच पैदा होकर उस मूवमेंट को वो आने वाले टाइम में विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए हम लोग प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए हम लोग बार बार आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हम लोग इस बात को समझें। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। क्या चिल्लाने से, रैलियां निकालने से, जुलूस निकालने से, धरना प्रदर्शन करने से संविधान बच जाएगा? संविधान तो बचेगा बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के द्वारा ही। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी, और क्या कहा, कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें उसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। वही हो रहा है भाई। हम लोग 70 साल से गलती हम ही लोग तो कर रहे हैं। और कितने लोगों को पता है कि इस देश में जमानत बचाने के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं? मालूम किसी को? नहीं, 16.67% वोट चाहिए जमानत बचाने के लिए। अगर आप विधानसभा, वार्ड, सेक्टर, जिला, लोकसभा कोई भी चुनाव लड़ते हो, अगर आपको संख्या बल जो वोट पड़ रहा है 60%, 70% जो भी पड़ता है, उस सबके संख्या बल के हिसाब से 16.5%, 6% अगर वोट नहीं मिलता है तो आपकी जमानत नहीं बचेगी। और काशीराम साहब ने एक फार्मूला दिया था क्या था? नहीं, 1585 का, 1585 वही पेन कलम का था, ठीक है। और वो 15% ये लोग हैं और 85% हम लोग हैं, नीचे वाले, है ना? तो साहब ने फार्मूला दिया, क्या 15% के वोट से वो अपनी सरकार बना सकते थे? तो इसमें किसकी भागीदारी है, किसकी नालायकी है? हमारी है ना। तो जिन लोगों की अपनी जमानत नहीं बच सकती, जिन लोगों की अपनी जमानत नहीं बच सकती, वो इस देश में सत्ता पे काबिज हैं।
और जो लोग सरकार में शामिल होने चाहिए थे, जिनकी सरकारें होनी चाहिए थी, वो लोग सत्ता से बाहर हैं। और कौन है? हम क्या कर रहे हैं? मांगने वाले बने हुए हैं। ऐसे तो यहाँ तुम्हारे, और दिल्ली में तो बहुत बुरी स्थिति है। तो उन्होंने देखा यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने तो भाजपा का दामन पकड़ रखा है। वो चंद लोग हैं पढ़े लिखे लोग, ऊंची कोठियों वाले, पर हमारे गांव गली से, उत्तर प्रदेश, बिहार से और तमाम राज्यों से जो विस्थापित हुए लोग आए हैं, वो उत्तर प्रदेश में तो हाथी पे सवार हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में आते झाड़ू मुड़ जाते हैं। बीजेपी के लोग यहाँ पसंद नहीं करते, नीचे वाले लोग जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस से लोगों ने पीछा छुटाया, और बहुजन समाज पार्टी 2008 में, 9 में, 10 में जैसी पटल पे ऊपर आई, और उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था कि वहाँ हमारी सरकार चल रही थी, और हम यहाँ 14.5% पे आ गए मनवर। और इन मनवादियों ने तुरंत देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मजबूत हो जाए, तो इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा फव्वारा है जिसकी महक पूरे देश में जाती है कि यहाँ पर तेलंगाना के लोग भी आते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु के लोग भी आते हैं, कश्मीर के लोग भी आते हैं, भूटान और असम और उधर उत्तर पूर्वी लोग भी आते हैं, इधर गुजरात से, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की और ये तो दिल्ली में अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो गई तो ये लोग पूरे देश में छा जाएंगे। डर है ना? जो उस समय 2008 और 9-10 का जो प्रतिफल था, उसको रोका किसने? इन आरएसएस और चंद पूंजीपतियों ने और मीडिया माफिया ने। कैसे रोका? 2011 का किसी को अध्याय याद हो तो एक अन्ना हजारे नाम का प्राणी इस देश में, दिल्ली में लाया गया। वो आरएसएस का एजेंट था। उसको तमाम जो उनके पूंजीपति और धन्ना सेठ जो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे आपका वो कुमार विश्वास हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम ये मीडिया माफिया के बनाए हुए लोग, और इन्होंने एक बंदे को लाके मार दिया 2011 में। और क्या कहा कि जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यही कहा था ना, और हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। लेकिन हकीकत में इनका एजेंडा ये था कि इस देश को, इस पूरे दिल्ली को, बैठ जाओ मनोहर, बैठ जाओ, इस पूरे दिल्ली को ये लोग बहुजन मुक्त बनाना चाहते थे। इनकी चाल थी ये तो 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में? कभी कांग्रेस में बैठ जाते हैं, कभी भाजपा में बैठ जाते हैं। जब दोनों से लोगों का मोह भंग हो गया तो किधर जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ। लेकिन वोट किसका है भाई? उसकी सब सारी ताकत कहाँ लग रही है? उसने बोला कि हम फ्री पानी देंगे। फ्री पानी किसको चाहिए जिसके पास धन नहीं है, नौकरी नहीं है? फ्री बिजली किसको चाहिए? जिसके पास पैसा कम है। और आटा वो किसको चाहिए 5 किलो? जिसके पेट खाली है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग रेल पटरियों किनारे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जे कॉलोनियों में रहते हैं, झोड़ किनारे रहते हैं, रहते हैं, किसी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे रहते हैं। ये कौन लोग हैं? आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मानवर श्री काशीराम साहब ने एक बार कहा था, जब राजीव गांधी ने पूछा कि भाई काशीराम, आप पैसा कहाँ से लाओगे? आप पैसा कहाँ से लाओगे? आपका समाज तो गरीब है, कमज़ोर है। तो काशीराम साहब ने कहा कि मेरा समाज पैसा बनाता है। बनाता ना बनाता? सुबह शाम तक हम लोग काम करते हैं, उनको कमा के देते हैं, तो हम लोग पैसा बनाने वाले लोग हैं ना। और ये समाज शौकीन है, शाम को मुर्गा चिकन और व्यवस्था भी करता है, डेली 1-1.5 रुपए की सुर्ती और तम्बाकू भी खाता है। अगर ईमानदारी से मेरा समाज अगर एक दिन की सुर्ती छोड़ दे तो 85 करोड़ रुपए मेरे एक दिन में आ जाएंगे। तो क्या बात कर रहा है राजीव गांधी कि हमारा समाज कमज़ोर है? सोच कमज़ोर है हमारी, सोच कमज़ोर है हमारी। सोच को मजबूत करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। इस सोच को हमको मजबूत करना जरूरी है, और इसलिए हमको देखना चाहिए बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी है कि इस देश में नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति भी सम्मान की ज़िंदगी जी पाए, और सम्मान से पहले हमारे ऊपर, हमारे साथ में स्वाभिमान जगाना चाहिए। हम लोगों के स्वाभिमान मरे हुए हैं। सम्मान तो हो सकता है और भी कोई बंदा दे दे, और भी कोई दल दे दे आपको मंच बुला के। होता ना, कई बंदे हमारे जो बिचौलिया होते हैं, जो बहुजन मूवमेंट के दलाल जिसे बोलते हैं लोग, तमाम तरह से प्रभाषित करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई कांग्रेस में घुसा हुआ है, कोई भाजपा में, कोई आम आदमी पार्टी में। उनका सम्मान तो वहाँ वो लोग कर देते हैं एक आदमी का, लेकिन उनका स्वाभिमान मरा हुआ है। हम सभी लोग जिनके बैठे हैं, इनका स्वाभिमान जिंदा है। इसलिए आप लोग, हम लोग इस संघर्ष में कूद पड़े हैं। और दिल्ली में भी हम लोगों को देखना चाहिए किस तरह 12 सुरक्षित सीटें हैं
कितनी? 12। अगर ये 12 भी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए और पूछे सरकार से, निकम्मी केजरीवाल सरकार से कि भाई तूने SC ST का जो फंड मिलता है उसका कहाँ यूज किया बता, जो हमारे बच्चों को स्कूल में वजीफा मिलता है उसको बंद क्यों किया बता, तो केजरीवाल की नाक में दम हो जाएगा और उसे हो सकता है हमारे काम को करना पड़े। पर वो 12 के 12 केजरीवाल के गुलाम हैं, इस समाज को गुमराह करके ले जाते हैं और उसको वहाँ पर बांध के आ जाते हैं। और उसका नमूना हम लोगों ने देखा अभी दिल्ली में। पिछले 1 साल पहले राजेंद्र प्रसाद नाम के एक साथी हैं, जो राजेंद्र पाल गौतम, जो विधायक है उनमें की 12 में से एक, जब उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी धार्मिक प्रवृत्ति पैदा हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं भी भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के अनुसरण कर लूँ, और जैसे ही किया वैसे ही उनको कान पकड़ के जमीन दे पार पटका। 11 एक भी चूं करे क्या? किसी 11 विधायकों ने कहीं बोला कुछ? लेकिन इस देश, इस दिल्ली में एक शिक्षा माफिया, एक शराब माफिया जब जेल जाने की तैयारी में होता है तो क्या कहता है? मेरे बच्चों, अपने माँ बाप से कह दो कि मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। और किसके पास जाता है मालूम? वो गांधी के राजघाट पे, राजघाट पे जाता है। सोचो, उसके साथ में सारे आम आदमी पार्टी के विधायक रोडों पर कलामंडी खा रहे थे, पर राजेंद्र पाल गौतम के साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा था। और राजेंद्र पाल गौतम को भी जमानत किसने दिलवाई? बहुजन समाज पार्टी के अधिवक्ताओं ने। इस समाज को दर्द है उनका कि भाई कुछ निकाम ही सही, लेकिन है तो समाज का, हमें इसका साथ देना चाहिए, इसको आगे इसकी मदद करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान से, गौर से देखना चाहिए कि जो लोग हमारी सत्ता के ऊपर बैठे हैं वो हमारे बलबूते बैठे हैं। अगर हम सब लोग संगठन की ताकत के तहत अपने विधानसभा कमेटी को कैडराइज तौर पर, मूवमेंट के तौर पर मजबूत कर लें और हमारी जरूरत ना पड़े, आप हमें बोल दो सुरेश भाई आप दिल्ली देखो, उधर देखो, बाकी चीज़ देखो, आपका ये जिला, आपकी विधानसभा हरिनगर, आपका विधानसभा द्वारका, आपकी विधानसभा मटियाला और नजफगढ़ और जनकपुरी हम लोग देख रहे हैं। हमारे नीचे, अपने नीचे की फौज हम तैयार कर रहे हैं। और जब चुनाव पड़ेगा तो खाली पेट बैठकर अपने उम्मीदवार को वोट डलाने का काम करेंगे, ये शिद्दत पैदा करेंगे हम लोग। और काशीराम साहब ने इसीलिए कहा था हमारा संगठन जितना मजबूत होगा, और बहन जी भी उसी में जोर दे रही हैं और हम लोग भी उसी पीछे पड़े हैं। और बहन जी ने यह भी कहा कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करें तो ज़्यादातर बंद कमरों में करें कि हमारे लोग ही सुनने वाले हों, और उसको जाकर क्षेत्र में बताने का काम करें। क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने अभी कुछ एक मुहिम शुरू की है कि सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुजन मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाएंगे तो अगला स्टेप आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग प्रदेश के द्वारा अपने करेंगे कि जगह जगह हम लोग अपना बैनर लगाकर 5-5, 10-10 लोगों के साथ खड़े होकर झुग्गी में, कच्ची कॉलोनी में, क्लस्टर कॉलोनी में नुक्कड़ पे जाकर अपनी बात कहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के लिए, आंदोलन के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये घर से बाहर निकल कर हम काम करेंगे। और सारे कार्यक्रम हम लोग शाम को 6:30 बजे के बाद करेंगे, जिससे हमारे कमाने दमाने वाले लोगों का आर्थिक हनन ना हो। तो ये सब अच्छा होगा कि बुरा होगा? हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। और ये हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सोच के ना से करेंगे सुदेश आर्या हीरो बन जाएगा या सुभाष जी हीरो बन जाएंगे या शैलेंद्र हीरो बन जाएंगे। ये हम सब लोग इस समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं जो समाज सोया पड़ा है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को समझ लिया है, जो इस मूवमेंट में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। और जीवन तो एक बार ही मिला है, क्या किसी को 2 बार जीवन मिलेगा? चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, अर्ध उम्र वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, क्या दोबारा किसी को जन्म मिलेगा? तो इस जीवन को हम लोग कमाने, खाने, पेट भरने में लगाने के बजाय क्या किसी ऐसे आंदोलन में ख़त्म करके जाएं जिसमें समाज और पीढ़ी को एक विश्वास और एक प्रेरणा स्रोत मिले? तो ऐसा खराब है, बुरा है? अच्छा है ना ये? तो हमें क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर हमें पता हो कि इसी मूवमेंट से हमारे जीवन को, हमारे समाज को उद्धार मिलेगा, इसी मूवमेंट से बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे होंगे, इसी मूवमेंट से काशीराम साहब के विजन को पूरा किया जा सकता है, और इसी मूवमेंट से आदरणीय बहन जी को भी, जो हम लोग सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनाना है, तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताकत चाहिए, ताकत चाहिए ना। और जैसा कि अभी अनूप जी ने बताया, लक्ष्य हमारा 2025 भी है। ईमानदारी से अगर इस लोकसभा से हमने 2 लाख से ऊपर अगर वोट ले लिया विधानसभा वाइज मजबूत करके, तो यकीन मानिए 2025 में आपको यहाँ से जो 10 विधानसभा निकलती हैं उसमें से 4 से 5, 3-4 से हमसे नीचे कोई और नहीं आएगा। काशीराम साहब कहते थे कि ये गुरकिल्ली है, ये मनवादी मीडिया
और ये सामंती लोग ये गुरुकुल्ली को पीछे छुपा देते हैं। गुरुकुल्ली क्या है? काशीराम साहब कहते थे इस देश में मजबूत सरकार नहीं बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? मजबूर सरकार जनता के काम करती है। अगर मजबूर सरकार होती तो दिल्ली में हमारे लोगों के काम होते। नहीं तो आप देख लो आगे आज भी दलित बस्तियों की स्थिति है। ये जो सरकार वर्तमान में दिल्ली की है वो होर्डिंग पोस्टर और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके लोगों को भ्रमित कर रही है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि यार जीवन में पेट भरना ही सिर्फ जीवन है। हो सकता है उनमें से 10-5 लोग आपके साथ जुड़ जाएं और वही जाकर वो अपने गली मोहल्ले में जाकर आपकी ताकत बन जाए। तो इसीलिए हमें इस बात को देखना चाहिए। मानव साहब ने जो बातें कही हैं उसको दोहराएं, आदरणीय बहन जी की बातों को लोगों के बीच लेके जाएं। जिनके पास डाटा नहीं है मैं विधानसभा की टीम तक और जिले प्रदेश की टीम से अनुरोध भी करूंगा उन तक पहुंचाएं कि जो महत्वपूर्ण काम बहन जी ने किए उन कामों को भी समाज के पास लेके जाएं जिससे समाज जागृत हो पाए। तो साथियों, आप सभी लोग बहुत समय से बैठे हैं। मेरी एक मीटिंग और है शाम को 6:30 बजे आदर्श नगर में, वहाँ पे भी इसी तरह जिले की मीटिंग है वो। और घर वाले तो कहते हैं भाई ये पागल आदमी हो गया, तो मुझे लगता है ये सही है। इस मूवमेंट में जिद और जुनून पैदा करना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। जो लोग दीवाने होते हैं और जो मशरूम होते हैं समाज को कुछ देने के लिए, वही कुछ कर सकते हैं। और मानव साहब काशीराम साहब ने वो साबित कर दिया, आदरणीय बहन जी ने साबित कर दिया। अपना घर नहीं बनाया, अपना परिवार नहीं सजाया, आज पूरे समाज के लिए वो मिसाल बनी है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो साथियों, मैं एक बात अपनी कहानी छोटी सी कहकर अपनी बात को ख़त्म भी करूँगा। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप सभी ने चिड़िया जंगल में आग वाली कहानी सुनी है ना? ज़्यादा सभी ने सुनी, फिर भी हमें बोलना चाहिए कि एक बार जंगल में आग लगी बहुत भयंकर। तमाम पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, चिड़िया, जो भी तोते, बतख जो भी होते सब भागने लगे इधर, और सब जान बचा के भागने लगे। सब एक दूसरे से कहने भागो भागो, जंगल में आग लगी, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी देखा एक छोटी सी गौरैया चिड़िया बार बार नदी में जाए और चोंच से पानी लाकर और जाकर आग पे खींचे। लोग हंसने लगे, यार पागल क्या कर रही है, भाग ले, मर जाएगी, तू तो वैसे भी छोटी सी है, तेरे आग बुझाने से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा हाँ बात तो तुम ठीक करे हाथी दादा, शेर दादा, कौआ भैया, बात तो तुम ठीक कर रहे हो कि मेरे एक प्रयास से हो सकता है आग ना बुझे, लेकिन याद रखना इतिहास उस बात को याद रखेगा कि जब जंगल में आग लगी थी लोग अपनी जान बचाने भाग रहे थे, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा। तो हम जो लोग बैठे हैं ये समाज के गौरैया चिड़िया हैं। जिस देश में जो आग लगी है मनवादियों द्वारा, जातीय भेदभाव की, पूंजीपतियों द्वारा इनके धन्ना सेठों को हमें नचोड़ने की, इस आग को हम लोग बुझाने का काम कर रहे हैं और ये आग जरूर बुझेगी। तो साथियों, आपने बड़े धैर्य से सुना और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय राजेश तंवर जी के और उनके ज़िले की और विधानसभा की टीम के साथ साथ हम इस विधानसभा ज़िले को हर जगह मजबूत करेंगे और आप सभी के बीच हम लोग कंटिन्यू आएंगे। और हम कोई नेता नहीं है, हम सब लोग आपके जैसे कार्यकर्ता हैं। आदरणीय बहन जी जो जिम्मेदारी दी उसका हमें आभास है। तो हमारे पास 25 विधानसभा है, तो हमें 25 विधानसभा में धक्के खा जाकर लोगों को तैयार करके उनको मनोबल को हाई करना है। लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह कार्यकर्ता हूँ। यहाँ बैठने से मेरा मान सम्मान नहीं बढ़ा। अगर मैं यहाँ मान सम्मान लेने के लिए आऊँगा तो मैं पहले काम करके दिखाऊंगा, तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो आप सभी से भी उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोग इस बात को देखें। और साथ में ये किताब मैंने मानवल काशीराम साहब की पढ़ी, इसमें लिखा है स्वतंत्र भारत में बहुजन आश्रित क्यों? आश्रित है ना, हम लोग स्वतंत्र हैं स्वतंत्र क्या? गुलाम हैं हम। स्वतंत्र भारत में आज भी इस देश का 85% वर्ग गुलाम है। और वो 85% वर्ग कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी और सर्व समाज का, गरीब समाज का आदमी भी आज आश्रित है, गुलाम है। और इस गुलामी को अगर हमको दूर करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हमको सोचना पड़ेगा बार बार कि वोट का अधिकार हमको राजा बनने के लिए दिया है, ना कि पौवा, बोतल, झाड़ी, साड़ी और 500,000 नोट में बिकने के लिए। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि हमको वोट का वैसे ही सुरक्षा करनी है जैसे हम अपनी बहन बेटियों करते हैं ना। कोई माफिया, कोई मनचला, कोई गुंडा बदमाश, कोई छेड़ता है, कोई बदतमीज देता तो मारते पीटते हैं ना, और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित घर में रखते हैं ना, या स्कूल कॉलेज जाते तो उनको भी निगरानी रखते हैं, कोई बदतमीज ना दे रहा हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें वोट को अभी वैसे ही सुरक्षा करनी है, इसको किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं देना है
जो हमारे वोट का दुरुपयोग करे। तो इस बात का हम लोग प्रण लें, संकल्प लें कि आने वाले 2024 के और 2025 चुनाव में हम दिल्ली में एक बड़ी ऊर्जा बन के कूदेंगे। और जो बात लोग कहते हैं कि हमको तेलंगाना देखना चाहिए, मध्य प्रदेश देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ देखना चाहिए, राजस्थान देखना चाहिए, वो लोग कहेंगे अब दिल्ली को देखो, दिल्ली तैयार हो रही है। तो आप सभी के हौसले के साथ हम लोग ये तैयार करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए मैं इस टीम का और विधानसभा के सभी साथियों कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार करते रहेंगे, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सौजन्य से, अनुशासन तौर पर। जय भीम।